गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में जानने का प्रयास किया था। मैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में फिर आपसे थोड़ा परिचय करा दूं। ये ऑप्टिकल फाइबर है, एक कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, चारों तरफ से सराउंडेड है क्लैडिंग द्वारा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ये लॉन्चिंग एंड है जिधर ऑप्टिकल फाइबर पर एक्सटर्नल वर्ल्ड से ऑप्टिकल सिग्नल लॉन्च होती है। ये रेयर मीडियम से एयर है। तो यहाँ पर फिर हमने यह एंगल जो है इसके बारे में जाना कि देयर इज ए मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस विच कैन बी देयर, जिसके करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर 90 डिग्री होगी। फाई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी। करेस्पॉन्डिंगली द ऑप्टिकल सिग्नल विल मूव अलोंग द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। तो दो तरह के एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम परिचित हुए, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द लॉन्चिंग एंड और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। हमको चाहिए अब यहाँ पर कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर, इसकी वैल्यू कम से कम क्रिटिकल एंगल थीटा सी के बराबर हो। जब ये थीटा सी के बराबर होगा तो उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो वह मैक्सिमम एंगल, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए द वैल्यू फॉर फाई विल बी एट लीस्ट थीटा सी, द क्रिटिकल एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। मैं पुनः इसको बता दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस वह मैक्सिमम एंगल जिसके करेस्पॉन्डिंग फाई की वैल्यू थीटा सी के बराबर आए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई को एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। और इस एक्सेप्टेंस एंगल के संदर्भ में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, 3 कंडीशंस आएंगे। यदि आई की वैल्यू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द लॉन्चिंग एंड इट इज़ ग्रेटर देन थीटा ए। अब थीटा ए पहले परिचय करा दूँ आपका, क्या है? यह एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है थीटा ए। थीटा ए वो ऐसा एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है जिसके लिए फाई की वैल्यू थीटा सी आती है। ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट द लॉन्चिंग एंड, जिसके करेस्पॉन्डिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस इट इज इक्वल टू थीटा सी। अब देखो 3 कंडीशन इसमें आई थी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन थीटा ए, इसे अधिक कर दिया तो उस केस में इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन थीटा ए, तो ये ग्रेटर देन होना का मतलब बढ़ेगा, तो इसको भी बढ़ना चाहिए, इसलिए थीटा सी घटेगी। सो फाई विल बी लेस देन थीटा सी, ये स्थिति आ जाएगी। सो इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन थीटा ए, फाई विल बी लेस देन थीटा सी, एंड फाई विल बी लेस देन थीटा सी यदि आ गया तो इसका मतलब कि ऑप्टिकल सिग्नल जो प्रोपेगेट कराई जा रही है दैट विल बी रिफ्रैक्टेड इन द क्लैडिंग, और ये फिर प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी, ये नष्ट हो जाएगी और ऑप्टिकल सिग्नल का प्रोपेगेशन बाधित होगा ऐसे केस में। इफ़ आई इज इक्वल टू थीटा ए, दूसरा कंडीशन, तो स्पष्ट है कि उसमें फाई की वैल्यू थीटा सी के बराबर आएगी। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द लॉन्चिंग एंड एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस के बराबर है, तो उस समय जो ऑप्टिकल सिग्नल आपने लॉन्चिंग एंड पे दिया है वह कोर क्लैडिंग इंटरफेस के एलांग चलता हुआ चला जाएगा और प्रोपेगेट होगा एलांग द कोर क्लैडिंग इंटरफेस के एलांग। और तीसरा कंडीशन है इफ़ आई इज़ लेस देन थीटा ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस से यदि एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस से कम है, तो ऐसे केस में फाई की वैल्यू थीटा सी से अधिक होगी, और फाई की वैल्यू थीटा सी से हो जाएगी तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस और ऑप्टिकल सिग्नल एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। ये कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसको ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने एक इक्वेशन डेवलप किया था फॉर द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस थीटा ए, दैट साइन थीटा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ठीक, तो 2 एंगल से हम अब तक परिचित हो चुके हैं। वन इज़ थीटा सी
द क्रिटिकल एंगल। द वैल्यू फॉर द साइन थीटा से कितने के बराबर होता है, n2 बाई n1। एंड द अदर एंगल इज द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस थीटा ए, और इसकी वैल्यू है साइन थीटा ए, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये दोनों दशाओं में n1 और n2 जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेज का प्रयोग किया जा रहा है, n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। और इस तरह से दो एंगल से हम परिचित हुए। अब इसी संदर्भ में थोड़ी सी आगे और बात करें तो एक नया पैरामीटर आता है जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कोण। व्हाट दिस एक्सेप्टेंस कोण इज, क्या मतलब होता है। तो जैसे मान लीजिए एक ऑप्टिकल सिग्नल इंसिडेंट है एट द लॉन्चिंग एंड एट द पॉइंट P, ये इंसिडेंट है। इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, थीटा ए। ये कंडीशन हमने देखा कि दो ही केस में प्रोपेगेशन हो सकता है, व्हेन I इज लेस देन और इक्वल टू थीटा ए। थीटा इज द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। I की वैल्यू यदि थीटा ए से ज़्यादा हो जाएगी तो पहला कंडीशन आपने देखा था कि ये फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगा क्लैडिंग में ऑप्टिकल सिग्नल और प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। तो हमको अधिक से अधिक इसको थीटा ए रखना है। तो थीटा ए एक एग्जाम्पल हो गया, एक ऑप्टिकल सिग्नल ऐसे दिया आपने, केवल ऐसे ही नहीं, ये ऊपर से भी दिया जा सकता है थीटा ए के कोण पे मैक्सिमम। थीटा ए के अंदर रहे तो प्रोपेगेट करेगा, मैक्सिमम थीटा ए तक रहेगा तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस के लॉन्ग चला जाएगा। थीटा ए से अधिक होगा तो फिर ये प्रोपेगेट नहीं करेगा, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो थीटा ए मैक्सिमम एंगल फ्रॉम लोअर साइड, थीटा इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द अपर साइड एंड इट इज ए 3 डायमेंशनल पिक्चर। तो नॉट ओनली फॉर अपर साइड एंड लोअर साइड, केवल लोअर साइड और अपर साइड से नहीं, दाहिने से बाएं से इधर से उधर से किसी भी तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। ये मान लो ऑप्टिकल फाइबर है, ये कलम हमारी, तो ऑप्टिकल फाइबर की फाइबर एक्सिस है, तो इस फाइबर एक्सिस के चारों तरफ थीटा ए के कोण पे, थीटा ए के कोण पे, ऊपर से थीटा ए, नीचे से थीटा ए, इधर से थीटा ए, इधर से थीटा ए, तो सब जगह फाइबर एक्सिस के राउंड चारों तरफ 3 डायमेंशनल केस में मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो थीटा ए के बराबर होगा, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस के बराबर होगा। तो यही सिचुएशन यहाँ शो की गई है। ये कोर की फाइबर एक्सिस है, कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ये क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और ये लॉन्चिंग एंड है। ये फाइबर एक्सिस है जो लॉन्चिंग एंड पे परपेंडिकुलर भी होता है। तो इस परपेंडिकुलर फाइबर एक्सिस के अबाउट थीटा एक कोण मैक्सिमम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चारों तरफ हो सकती है। तो एक मैक्सिमम स्थिति ऐसी बन सकती है कि वी हैव ए कोन कंस्ट्रक्टेड हियर, क्रिएटेड हियर, वर्चुअल कोन बना नहीं होता है, एक काल्पनिक कोन की कल्पना यहाँ की जा सकती है, जिसकी हाइट, तो हाइट जितना चाहो उतना कर सकते हो, हाइट इज लाइंग अलॉन्ग द फाइबर एक्सिस। लेकिन एंगल जो होगा, वर्टेक्स की जो एंगल होगी, टोटल एंगल इज इक्वल टू थीटा ए, और सेमी वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू थीटा ए। और ये जो वर्चुअल कोण यहाँ स्वीकार किया जाता है, बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ये बिल्कुल कोण के स्ट्रक्चर का हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कोण। दिस इज सेड टू बी द एक्सेप्टेंस कोण। तो एक्सेप्टेंस कोण की परिभाषा हो गई, ये लिखो, ये लिखा है ए वर्चुअल कोण कंसीडर्ड एट द लॉन्चिंग एंड। लॉन्चिंग एंड पर एक कोण की कल्पना की गई है विद द एक्सिस ऑफ द फाइबर, फाइबर की एक्सिस है along द हाइट ऑफ द कोन, कोन के हाइट के along है, और हैविंग सेमी वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू थीटा ए। इस कोन को हम एक्सेप्टेंस कोन कहते हैं, एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में शो किया गया है, इसको हम एक्सेप्टेंस कोन कहते हैं। ऐसा कोन
काल्पनिक कोण जो लॉन्चिंग एंड पे कंसीडर किया जाता है, जिसकी हाइट फाइबर एक्सिस के अलांग होती है और जिसकी सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा ए के बराबर होती है, वह एक्सेप्टेंस कोण कहलाता है। फिर मैं याद दिला दूं आपको, ये एक्चुअल कोण नहीं है, ये काल्पनिक कोण है। संदर्भ केवल ये है कि फाइबर एक्सिस से थीटा ए की मैक्सिमम एंगल पर किसी भी तरह से ऑप्टिकल सिग्नल को यदि इंसिडेंट कराएंगे तो वो फिर प्रोपेगेट कर जाएगी। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्टली थीटा ए के बराबर हो जाए तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस के एलांग प्रोपेगेट करेगी। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ए से कम हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से प्रोपेगेट करेगी, और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ए से अधिक हो जाए तो फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा क्लैडिंग में और यह प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। तो ये एक्सेप्टेंस कोण की ये भूमिका है, ये रोल है, ये बताता है कि ऑप्टिकल सिग्नल यदि इस वर्चुअल कोण के अंदर इंसिडेंट है तो फिर प्रोपेगेट करेगी। यदि सिग्नल इस कोण के बाहर से यदि इंसिडेंट है तो फिर वो प्रोपेगेट नहीं करेगी और क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। कुछ इसकी रोल बिल्कुल फनल की तरह है, कीप की तरह। फनल में यदि लिक्विड डालोगे, अंदर डालोगे तो फिर जहाँ इकट्ठा करना है वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। फनल में यदि फनल के बाहर से लिक्विड डाली जाएगी तो दैट विल बी स्कैटर्ड, दैट विल नॉट बी कलेक्टेड। तो कुछ रोल इस एक्सेप्टेंस कोण का यही है कि ये बताता है कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लाइंग इनसाइड दिस कोन द सिग्नल विल बी प्रोपेगेटेड। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to theta a, the angle of acceptance, it will propagate along the core cladding interface. If the angle of incidence is more than theta a beyond this cone, then it will not be propagated, it will be refracted in the cladding. तो इस virtual cone considered at the launching end about the fiber axis, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कोण। तो आपसे एक्सेप्टेंस कोण पूछा जाए तो ये बता देंगे। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस का परिचय केवल आपको हुआ थीटा ए की वैल्यू कि ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट द लॉन्चिंग एंड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। और यह एंगल ऑफ इंसिडेंस अब किसी तरफ से की जा सकती है। इट इज़ ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो किसी तरफ से कर सकते हो। तो एक कोण की कल्पना यहाँ की गई है। यदि ऑप्टिकल सिग्नल इस कोण के अंदर से इंसिडेंट है तो दैट विल बी प्रोपेगेटेड। यदि ऑप्टिकल सिग्नल इस कोण के बाहर यदि इंसिडेंट है तो दैट विल नॉट बी प्रोपेगेटेड। यह रूल है और इस तरह से इस एक्सेप्टेंस कोण को समझा जा सकता है, ये स्थिति आती है। तो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा भी है इंसिडेंट बियॉन्ड दिस एक्सेप्टेंस कोण, ऑप्टिकल सिग्नल इज इंसिडेंट बियॉन्ड दिस, बाहर है यदि ऑप्टिकल सिग्नल इंसिडेंट है, कोण के बाहर इंसिडेंट है, देन इट विल नॉट बी प्रोपेगेटेड। और यदि कोण के अंदर यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कोण के अंदर यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये फिर प्रोपेगेट करेगी। तो इसीलिए संबंध दिया गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा ए। थीटा ए इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एक्सेप्टेंस कोण उस क्रम में एक महत्वपूर्ण फिजिकल पैरामीटर है जो कंसीडर किया गया, जो ये बताता है कि यदि ऑप्टिकल सिग्नल इस एक्सेप्टेंस कोण के अंदर निहित है, इस कोण के अंदर है, तो प्रोपेगेट करेगी। और यदि इंसिडेंट ऑप्टिकल सिग्नल इस कोण के बाहर है तो फिर वो प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। इसी संदर्भ में एक पैरामीटर और हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये भी बता दें आपको, कोई फार्मूलेशन एक्सेप्टेंस कोण से रिलेटेड नहीं है। एक्सेप्टेंस कोण एक स्ट्रक्चर है जो कंसीडर किया जाता है, वर्चुअल स्ट्रक्चर है एट द लॉन्चिंग एंड, जो ये बताता है कि यदि ऑप्टिकल सिग्नल इस कोण के अंदर इंसिडेंट है तो वो प्रोपेगेट करेगी। कोण के पेरिफेरी के एलांग यदि इंसिडेंट है तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस के एलांग होते हुए चली जाएगी। और यदि ऑप्टिकल सिग्नल इस कोण के बाहर
है तो फिर वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। पूछा जाए कहाँ चली जाएगी तो क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्लैडिंग में जा कर के नष्ट हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनती है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ द एक्सेप्टेंस कोन। ऐसे ही एक और पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। अब न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, देखिए लिखा है इट इज़ द लाइट ऑप्टिकल सिग्नल गैदरिंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। इट इज़ द लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। कितने ऑप्टिकल सिग्नल को ये इकट्ठा कर सकता है, कितने ऑप्टिकल सिग्नल को ये एक्सेप्ट कर सकता है जो प्रोपेगेट होंगे। तो ऑब्वियसली वे सारे ऑप्टिकल सिग्नल जो एक्सेप्टेंस कोन के अंदर इंसिडेंट हैं वे सारे के सारे प्रोपेगेट हो जाएंगे। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, थीटा ए की वैल्यू 45 डिग्री है, जो ऑप्टिकल सिग्नल 44 डिग्री पर इंसिडेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द फाइबर एक्सिस वो प्रोपेगेट करेगा। जो 44.5 पे होगा वो भी प्रोपेगेट कर जाएगा, जो 44.9 पे होगा वह भी प्रोपेगेट करेगा, जो 44.95 पे होगा वह भी प्रोपेगेट कर जाएगा, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका बिल्कुल 45 डिग्री होगा वह भी प्रोपेगेट करेगा। और कहाँ प्रोपेगेट करेगा, कोर क्लैडिंग इंटरफेस के लॉन्ग प्रोपेगेट करता हुआ चला जाएगा। लेकिन यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से अधिक है, 45.1 डिग्री है, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा क्लैडिंग में, वह प्रोपेगेट नहीं करेगा। तो इसलिए यह पैरामीटर न्यूमेरिकल अपर्चर कहता है इट इज़ द लाइट गैदरिंग पावर। कितने अधिक से अधिक ऑप्टिकल सिग्नल है जिनको कंसीडर किया जा सकता है जो प्रोपेगेट होंगे, और जितने अधिक से अधिक ऑप्टिकल सिग्नल को प्रोपेगेट करने का अवसर प्राप्त होगा वह ऑप्टिकल फाइबर उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। सो ऑल दोज सिग्नल्स विच आर इंसिडेंट at the launching end within or equal to the angle of acceptance along the 3 dimension, that is within the acceptance cone, वे सारे के सारे प्रोपेगेट हो जाएंगे, और जो इस कोन के बाहर होंगे वह फिर प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। इट इज़ द लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। न्यूमेरिकल अपर्चर की जितनी अधिक वैल्यू होगी उतने अधिक ऑप्टिकल सिग्नल को प्रोपेगेट कराया जा सकता है। न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू जितनी कम होगी, मान लो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस 10 डिग्री हो गई, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है लॉन्चिंग एंड पर 10 डिग्री से अधिक हुई, 10.1 हो गई, 10.05 हो गई, तो वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। वे सारे सिग्नल ही प्रोपेगेट कर पाएंगे जो 0 से लेकर के 10 डिग्री तक ही होंगे, वही प्रोपेगेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस हमने 10 डिग्री माना तो न्यूमेरिकल अपर्चर कम होगा, कम लाइट सिग्नल्स हैं जो कि प्रोपेगेट कर पाएंगे, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर अच्छा नहीं माना जाता है। जिसकी लाइट गैदरिंग पावर ऑप्टिकल सिग्नल की संख्या अधिक से अधिक हो जो प्रोपेगेट कर सकें उनको हम अच्छा मानते हैं। जिनका न्यूमेरिकल अपर्चर अधिक होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिकल सिग्नल को प्रोपेगेट करने का अवसर प्रदान करता है, उस पैरामीटर को हम नापते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर के थ्रू। तो इसको हम कहते हैं, फिर मैं रिपीट कर दूं, इट इज़ द लाइट ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल रेंज में है तो ये लाइट ही है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच, तो ये ऑप्टिकल सिग्नल है। तो इट इज़ द लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज द न्यूमेरिकल अपर्चर। इट इज़ डिनोटेड। अब कैसे इसको हम डिनोट करते हैं? एक्सेप्टेंस कोन तो एक कल्पना है, केवल वर्चुअल कोन है, बताता है कि वे सारे सिग्नल जो इसके अंदर या मैक्सिमम इसके पेरीफेरी तक इंसिडेंट होंगे वो प्रोपेगेट कर जाएंगे, जो सिग्नल इसके बाहर होंगे वो प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगे। यह एक्सेप्टेंस कोन का रोल है। अब ये न्यूमेरिकल अपर्चर को कैसे हम परिभाषित करेंगे? तो न्यूमेरिकल अपर्चर को हम लिखते हैं NA। इट इज़ डिनोटेड बाय NA न्यूमेरिकल अपर्चर, एंड द वैल्यू फॉर द न्यूमेरिकल अपर्चर इट इज इक्वल टू sin θA।
थीटा इज़ द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। साइन थीटा ए की वैल्यू आप जानते हो स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक बार n1 पता हो आपको, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, n2 पता हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, तो स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर की सहायता से साइन थीटा ए डिटरमिन कर दोगे एंड द वैल्यू फॉर साइन थीटा ए इज़ नथिंग बट द न्यूमेरिकल अपर्चर। तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस जितना अधिक होगा साइन थीटा ए की वैल्यू उतनी ही अधिक आएगी, न्यूमेरिकल अपर्चर उतना ही अधिक आएगा। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी साइन थीटा ए की वैल्यू उतनी ही कम होगी, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कम आएगी। आप जानते हो ना, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, तो थीटा ए की वैल्यू जितनी अधिक होगी साइन थीटा ए की वैल्यू अधिक होगी और न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू अधिक होगा। अच्छा, आपसे ये पूछ दिया जाए छोटा सा सवाल, या जो संदर्भ चल रहा है उस संदर्भ में आप बताइए कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी कहा कि न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू जितना अधिक होती है ऑप्टिकल फाइबर उतना ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिकल सिग्नल को ये प्रोपेगेट करा पाएगा। और मैंने कहा न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू जितनी ही कम होगी उतना ही खराब किस्म का ऑप्टिकल फाइबर माना जाएगा, क्योंकि ये कम सिग्नल को ही प्रोपेगेट करा पाएगा। तो अब आप बताइए इस संदर्भ में कि न्यूमेरिकल अपर्चर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कोई आइडिया? सोच रहे हो क्या होगा? देखो, न्यूमेरिकल अपर्चर इट इज इक्वल टू साइन थीटा ए। साइन थीटा ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, साइन 0 0, साइन 90 इज 1, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इज 1। न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू 0.9, 0.95, 0.8, 0.7, मे बी 0.1, ये न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। जितनी अधिक इसकी वैल्यू होगी उतना अच्छा ऑप्टिकल फाइबर है, उतने अधिक ऑप्टिकल सिग्नल को ये प्रोपेगेट करा पाएगा। जितना न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कम होती है उतने कम सिग्नल को ही प्रोपेगेट कर पाएगा। तो ये एन की वैल्यू, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू, साइन थीटा ए की वैल्यू यदि आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल अपर्चर के उत्तर भी यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो दे सकेंगे। थीटा ए निकालने के लिए तो इनवर्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर करोगे तो थीटा ए निकलेगा एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो n1 n2 जानते हुए आप 3 उत्तर दे सकते हो। थीटा सी द क्रिटिकल एंगल, थीटा ए द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, and determine the value for sin theta a, you will be getting the answer for numerical aperture। तो इस तरह से न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में भी आप उत्तर दे सकते हो। नाउ न्यूमेरिकल अपर्चर इट इज इक्वल टू साइन थीटा ए, ये मैंने बताया। अब इसको एक किसी और रूप में भी हम लिखने का प्रयास करते हैं। कैसे लिख सकेंगे? साइन थीटा ए की वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इट इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम फिर एक नए टर्म में भी न्यूमेरिकल अपर्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, और n1 n2 की सहायता से ही हम थीटा सी निकाल सकते हैं, थीटा ए निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।